गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन खंड व इकाई सेकंड के पार्ट 3 न्यायपालिका के बारे में समझेंगे। इसके क्षेत्राधिकार के बारे में समझेंगे। क्षेत्राधिकार के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि न्यायपालिका क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे कर सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालयों में से एक है। 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, उस समय से ही सर्वोच्च न्यायालय अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाता रहा है। कानून के शासन की स्थापना करता रहा है। कानून के शासन का अर्थ है अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी के मध्य कोई भेदभाव नहीं हो। कानून सभी के लिए समान रूप से कार्य करे। अब बच्चों, अपने मन में प्रश्न ये उठता है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए पहला उपाय ये किया गया कि अपनी विधायिका अर्थात संसद न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करती है, ताकि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर सके। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अलग व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि वो अपना स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं। फिर न्यायाधीश के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त होता है, उस व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है जिसे कानून व्यवस्था की समझ हो, कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब तीसरा, अपने संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के लिए जो वेतन बनते हैं उनको किसी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों के आचरण पर उंगली नहीं उठाई जा सकती निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त। इसके अलावा न्यायाधीशों के लिए जो संसद है महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकते हैं अगर कोई सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर गलत आचरण कर रहा है तो। अन्यथा न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। उनका कार्य आलोचना मुक्त होता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हालांकि 1982 से लेकर 1998 ईस्वी तक न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विवाद चलता रहा और विवाद पहली बार तब सामने आया इंदिरा गांधी सरकार के समय में वरिष्ठ न्यायाधीश की अवहेलना करके अन्य किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद दे दिया गया। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय से ही पूछा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के कमेटी बनेगी जिसे कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाएगा। और कॉलेजियम व्यवस्था ही ये निर्णय करेगी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार हो। हालांकि 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। 99वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो आयोग गठित किया गया था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया और वर्तमान में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था का ही प्रावधान किया गया है। अब बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अर्थात शक्तियां। पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो विवाद आते हैं जो भारत सरकार या किसी राज्य से संबंधित है, या फिर भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के अधिक विवाद, या फिर संघ के 2 राज्य या 2 राज्यों से के मध्य विवाद, अर्थात वे विषय जिनकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। इन्हें प्रारंभिक या एकमेव क्षेत्राधिकार कहा जा सकता है। प्रारंभिक या एकमेव क्षेत्राधिकार वे विवाद जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। दूसरा क्षेत्राधिकार अपन बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया। भारत का वह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। संवैधानिक में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला होता है, उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसकी अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दीवानी विवाद, पैसे के लेन देन से संबंधित जो विवाद होते हैं, उच्च न्यायालय के विरुद्ध अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हालांकि पहले ये इसकी सीमा थी कि अगर 20,000 से ऊपर का कोई विवाद होगा तो ही सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया है। फौजदारी के क्षेत्र में भी उन विवादों के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय से किसी निर्णय को रद्द करके
अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है तो ऐसी स्थिति में अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया है, या फिर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। फिर इसके बाद में विशिष्ट कुछ ऐसे मामले होते हैं जो न संवैधानिक है, न दीवानी है, न विशिष्ट, किसी भी श्रेणी में नहीं आते, तो उनके खिलाफ भी अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 135 के अनुसार न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के अन्य किसी भी न्यायालय अर्थात निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे सकता है। फिर इसके बाद में है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार दिया गया है। फिर परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने की शक्ति दी गई। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जी को लगता है कि कोई विधि संगत मामला है और इसके लिए सलाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह परामर्श मांग सकता है। लेकिन परामर्श मांगने के बाद में परामर्श को मानने के लिए न राष्ट्रपति जी बाध्य हैं और न परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के अनुसार, अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया, जिसके अनुसार उसके निर्णय साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना या अवमानना नहीं की जा सकती, इसके लिए दंड देने का प्रावधान किया गया है। अब जो अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। हमारे यहाँ नागरिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण लेख। तो इस तरह 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। फिर इस संविधान का संरक्षण करना। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना, संविधान का संरक्षण करना। इसके लिए वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधियां या कार्य संविधान की अवज्ञा करते हैं, मौलिक अधिकारों की अवज्ञा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा वह संविधान का संरक्षण करता है। तो बच्चों, इस प्रकार एक बार अपन फिर से देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान का संरक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन। थैंक यू।